हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। तो अब हम देखेंगे इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है। तो ये नाम से ही पता लग रहा है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ मतलब हार्ट की कोई डिजीज़ है और इस्चीमिया हो रहा है उसमें। इस्चीमिया का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है, जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल है, वो उसकी रिडक्शन हो जाती है और हार्ट तक हमारा प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है। तो उसको बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स in which the blood supply and oxygen to the heart muscles myocardium are reduced due to the narrowing or blockage of the coronary arteries। अब हम इसको समझेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारा हार्ट है वही हमारा कंटिन्यूसली ब्लड को सप्लाई कर रहा है बॉडी के हर टिश्यू तक। बट जो हमारा हार्ट है उसको भी तो एनर्जी की ज़रूरत है। अगर वो ब्लड सप्लाई कर रहा है तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए, उसको भी तो स्ट्रेंथ चाहिए, उसको भी तो ऑक्सीजन खुद के लिए चाहिए। तो जैसे हमारा ये हार्ट है तो इसमें हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज होती है जो हमारे कंटिन्यूसली हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, कंटिन्यूसली हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, जिससे उसको स्ट्रेंथ मिलती है, उसको ऑक्सीजन मिलती है। बट इस डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारी ये कोरोनरी आर्टरीज है इनमें ब्लॉकेज हो जाती है किसी भी कारण से। मतलब जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या फिर स्मोकिंग वगैरह या फिर कोई भी जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, उसकी वजह से इनमें हो जाती है ब्लॉकेज। प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, जिससे ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट तक हार्ट तक नहीं पहुंच पाती है, और जिसको नाम दिया है हमने इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, when the coronary circulation cannot meet the oxygen demand of the heart, मायोकार्डियल इस्चीमिया अकर्स। वही बात आ गई कि जो भी हमारी कोरोनरी आर्टरी है, जब उसमें जो ब्लड जा रहा है, उसमें जो ऑक्सीजन जा रही है, वो हमारे हार्ट की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है ड्यू टू ब्लॉकेज। उनमें क्या हो गई है, ब्लॉकेज। तो इसी को नाम दिया है इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। मतलब जो हमारा इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है, हमारा क्या है, एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। तो इनमें हमारे कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, इसमें आता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस हम देख लेते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस होता है हमारा कि टेम्पररी इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ होता है। मतलब इसमें हमारी जो कोरोनरी आर्टरी उसमें पूरी तरह से ब्लॉकेज नहीं हुई होती है, थोड़ी ब्लॉकेज होती है, जिससे हमारे किसी भी एक पार्ट में हार्ट में पेन शुरू हो जाती है। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट आता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये हमारा सबसे मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देखें तो हमारी जो आर्टरी है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो पूरी तरह बंद हो जाती है हमारे हार्ट तक। ठीक है, जिससे हमारा नेक्रोसिस हो जाता है, सेल डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है आर्थरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि जो हमारा आर्थरोस्क्लेरोसिस है वही हमारा एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन को प्रोग्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले हमारा आर्थरोस्क्लेरोसिस ही होता है, उसके बाद ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड एंजाइना पेक्टोरिस प्रोग्रेस होता है। तो अब हम बात करेंगे आर्थरोस्क्लेरोसिस की। तो आर्थरोस्क्लेरोसिस इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ आर्टरीज characterized by the deposition of lipids, cholesterol, calcium, and inflammatory cells in the arterial wall, leading to the formation of atherosclerotic plaques. The plaque causes narrowing and hardening of the arteries, reducing blood flow. अब हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह देखेंगे। जैसे हमारी पाइप है और इसमें से हमारा पानी जा रहा है। ठीक है, इसमें से पानी हमारा जा रहा है, ये हमारी पानी की पाइप है। इसको मतलब हम कोरोनरी आर्टरी से कंपेयर कर रहे हैं। अभी इससे हमारा पानी प्रॉपर तरीके से जा रहा था, मतलब जो भी हमारी डिमांड थी वो फुलफ़िल हो रही थी। अब क्या हुआ कि इसमें हमारी कैल्शियम जम गया। अब हमने देखा है कि घरों में हमारा ठंड में तो कैल्शियम जाम हो जाता है हमारी पाइप में। तो उससे क्या हो गया कि कैल्शियम जाम हो गया, जिससे हमारा पानी की सप्लाई है वो कम जाने लगी। कम पानी हमारा जो हमारी डिमांड थी उसको पहुंचने में कम पानी आया। ठीक है, वैसे ही हमारा इसमें होता है कि जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है, ये हमारा ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट तक। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि हाई कोलेस्ट्रॉल, मान लो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से या फिर यहाँ पे कैल्शियम की डिपोजिशन होने लगी, जिससे ये प्लेक बन गई। ठीक है, जैसे ये कोरोनरी आर्टरी तो ये हमारी प्लेक बन गई। मतलब ये 1-2 सालों से नहीं, 5-6 सालों से चलता रहता है प्रोग्रेस की। थोड़ी थोड़ी परत जमती रहती है हमारे कोलेस्ट्रॉल की और कैल्शियम की, जिससे बाद में जाके पता लगता है जब ये पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरीज़ की। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड जा रहा था तो उसमें हमारी लेस ऑक्सीजन गई,
ब्लड की सप्लाई जब कम होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी, जिससे हमारा हो गया इश्चीमिया। ठीक है, अब हम इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहले तो एज, फिर जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, फिर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। जैसे मैंने बताया कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से ये मैक्सिमम होता है। जैसे आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं फैट वाली चीज़ें, जैसे घी हो गया, और प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी डिपोजिशन हो जाती है आर्टरीज में। स्मोकिंग हो गया, किसी को लंबे टाइम से हाइपरटेंशन है, किसी को लंबे टाइम से डायबिटीज़ है, या किसी को ओबेसिटी है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही अच्छे तरीके से आर्थरोस्क्लेरोसिस की। सबसे पहले क्या होता है कि एंडोथेलियल सेल इंजरी, जैसे ही हमारा मायोकार्डियम में, मैंने बताया था कि हार्ट है हमारा मायोकार्डियम है। ठीक है, मायोकार्डियम होता है, इसमें हमारी एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, एंडोथेलियल लाइनिंग। अब किसी भी कारण से, जैसे किसी को लंबे टाइम से हाइपरटेंशन था, किसी को लंबे टाइम से डायबिटीज़ था या हाई कोलेस्ट्रॉल था, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो लाइनिंग थी हमारी एंडोथेलियल लाइनिंग, ये रप्चर हो गई। देखो लिखा है यहाँ पे एंडोथेलियल सेल इंजरी, द प्रोसेस begins with the damage to the endothelial lining of the arteries। ये जो एंडोथेलियल लाइनिंग थी हमारी आर्टरीज की, इसमें क्या हुआ कि ये रप्चर हो गई किसी भी कारण से, हाइपरटेंशन की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, या हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अब उससे क्या हुआ, अब वो डैमेज होगी तो इसने क्या किया कि जो हमारी लिपोप्रोटीन्स है, मतलब जो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल है, उसकी एंट्री को, उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। जैसे ये हमारे आर्टरी थी, ये हमारी एंडोथेलियल सेल, जो एंडोथेलियल लाइनिंग थी, ये हमारी कमज़ोर पड़ गई। अब क्या हुआ कि जो एलडीएल था, अब हमारे पास दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल आते हैं। वैसे तो वीएलडीएल वगैरह भी होता है, पर जो मेन होते हैं वो होता है एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक आता है एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, अब एंडोथेलियल की जो लाइनिंग थी वो रप्चर हुई थी, जिसने क्या किया कि एलडीएल की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया इसमें, मतलब इसमें इसकी परमिशन होगी एलडीएल की। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन थी वो अकोमुलेट हो गई इन द आर्टेरियल वॉल। ये हमारी आर्टरी की वॉल थी, इसमें ये हमारी अकोमुलेट हो गई। ठीक है, अब हमारा जो आर्टरी थी उसमें होता है आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ने क्या किया कि एलडीएल के साथ मिलके ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बना दिया, मतलब इसको ऑक्सीडाइज्ड कर दिया। जो हमारा एलडीएल था उसको ऑक्सीडाइज्ड कर दिया। जैसे यहाँ पे लिखा है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अकोमुलेट्स इन द आर्टेरियल वॉल एंड बिकम ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बन गया। अब इस ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल ने क्या किया, आर्टरी में जो हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स थे उनको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ठीक है, अब हमारे जो मोनोसाइट्स थे वो माइग्रेट हो गए इनटू द आर्टेरियल वॉल एंड डिफरेंशिएट इनटू द मैक्रोफेज। अभी हमारी आर्टेरियल वॉल थी, ये हमारा मोनोसाइट यहाँ पर माइग्रेट हो गया, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है कि इन्फ्लामेटरी सेल्स को अटैक्ट किया तो ये यहाँ पे आ गए, और ये यहाँ पे मैक्रोफेज में डिफ्रेंशिएट हो गया, मतलब इनकी सेल डिफ्रेंशिएशन हुई तो ये मैक्रोफेज में डिफ्रेंशिएट हो गया। अब क्या हुआ कि जो हमारे मैक्रोफेज थे उन्होंने इनगल्फ किया ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को। जैसा हमने पीछे देखा था कि ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल था हमारा, जो हमारा एलडीएल से फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के संपर्क में आने से ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बना था। अब मैक्रोफेज ने क्या किया कि उसको इनगल्फ करना शुरू कर दिया। इनगल्फ कर रहा है मतलब ये इसको खा रहा है। जैसा हमने देखा था कि सेल ईटिंग होती है या फिर सेल, वैसे ही इसने इनगल्फिंग करना शुरू कर दिया। ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल ये हमारा मैक्रोफेज है, इसको इनगल्फ करना शुरू कर दिया। अब अक्यूमुलेशन ऑफ फोम सेल, देखो दीज मैक्रोफेज इनगल्फ ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म फोम सेल। अब ये बना देंगे एक फोम सेल। फोम सेल मतलब एक स्पंज टाइप का, यहाँ पर हमारे अंदर आर्टिस में बना देंगे अकमुलेशन ऑफ फोम सेल काउस प्लेक फॉर्मेशन। अब हमारा ये जो फोम सेल है वो अकमुलेट होते गए होते गए होते गए होते गए, कई सालों तक ये प्रोसेस चलता रहा, या 1-2 साल तक, जिससे हमारा अंदर प्लेक बन गई। और इन्होंने हमारी जो आर्टिस थी उसकी ब्लॉकेज को शुरू करना, मतलब ब्लॉक करना शुरू कर दिया, जिससे हमारा जो यहाँ पे ब्लड जा रहा था उसकी रिडक्शन हो गई। ब्लड के रिडक्शन होने से ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो गई। जैसा लिखा है ब्लड फ्लो डिक्रीज, ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट रिड्यूस, दिस लीड्स टू द मायोकार्डियल इश्चीमिया एंड स्क्लेरोसिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। जैसा मैंने बोला था कि अगर मान लो अभी ज़्यादा
पूरी तरह से ब्लॉकेज नहीं हुई है, बस थोड़ी ब्लॉकेज हुई है और हमारी जो ब्लड तो जा रहा है पर प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा है। तो क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है उसके किसी एक पार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। तो यही होता है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय द चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू द टेम्पोररी मायोकार्डियल इस्चीमिया। जैसे मैंने बताया था कि टेम्पोररी मायोकार्डियल इस्चीमिया होता है कि थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है हमारे हार्ट में, ठीक है। देयर इज़ नो परमानेंट डैमेज टू द हार्ट मसल। इसमें जो हार्ट की मसल्स है उनमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइना। टाइप्स ऑफ एंजाइना में आते हैं हमारा स्टेबल एंजाइना, अकर्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज और इमोशनल स्ट्रेस। जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, आप दौड़ लगा रहे हो, आप चल फिर रहे हो, तभी हमारा स्टेबल एंजाइना मतलब तभी हमारे किसी हार्ट के किसी एक पार्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल चेस्ट पेन वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स और एक्सरसाइजिंग, ठीक है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स सॉरी। फिर चलता है अनस्टेबल एंजाइना, occurs at rest or with minimal exertion, increased risk of myocardial infarction। ये भी आता है हमारा अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना जैसे मान लो आप बैठे हैं, रेस्ट में हैं, फिर भी आपके पेन हो रही है, ये हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन को मतलब इसमें क्या हुआ है कि ब्लॉकेज थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, इसमें ब्लॉकेज थोड़ी कम थी और इसमें ब्लॉकेज थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें तब आपको ऐसा कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी आपके चेस्ट में पेन हो रही है, इसमें अगर आप रेस्ट में हैं तो भी आपके चेस्ट में पेन हो रही है। तो ये हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन के रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है ये हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है कि कंप्लीट स्टॉपेज हो जाती है ऑक्सीजन लेवल की हार्ट मसल तक पहुंचने में, ठीक है। नेक्स्ट चलता है वेरिएंट एंजाइना, काउज्ड बाय द कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, अकर्स एट रेस्ट, टेम्पोररी कोरोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, उसकी वो नैरोइंग हो जाती है जिससे ब्लड फ्लो कम जाता है और ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है जिससे मतलब टेम्पोरेरी चेस्ट पेन होती है। अब इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर सबसे पहले तो हमने बताया एर्थेरोस्क्लेरोसिस। अब अनस्टेबल और स्टेबल एंजाइना किसकी वजह से हो रहा है, जो हमारा प्लेक उसमें जम रही थी हमारी आर्टरीज में, उसी की वजह से, या स्मोकिंग हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। ओके, सो हमने आर्थरोस्क्लेरोसिस और एंजाइना पेक्टोरिस बहुत अच्छे से देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ओके, थैंक यू।